सो हेलो एवरीवन। लाइक कल का टॉपिक सबको क्लियर है ना? एक बार यस या नो चैट में रिप्लाई कर दो, देन लाइक वी आर स्टार्टिंग विद टुडेस टॉपिक। ओके। Well, space complexity, let us see space complexity with time, and like rather than dedicating a complete session out of it, like पहले शुरू एक चीज से करते हैं, then we will also proceed with space complexity and time complexity। उसके बारे में भी छोटा सा एक डिस्कशन कर ही लेंगे आज। ओके, तो थोड़ा देखते हैं। एंड आज का सेशन इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। सो ऑल ऑफ यू, जब भी कोई चीज पूछी जाए, लेट ओपन योर माइक एंड से समथिंग अबाउट इट, सो इट विल बी मोर इंटरेक्टिव एंड आप सबको भी थोड़ा मजा आएगा। लाइक जो हम जिसके लिए सारे के सारे आए हैं, दैट वाज द टॉपिक, लाइक डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने ही आए थे हम सब के सब यहाँ पे, जो भी आए थे। सो बिफोर लाइक स्टडिंग अबाउट डाटा स्ट्रक्चर, आज से हम ऑफिशियली लाइक डाटा स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म। पहली टर्म, लाइक व्हाट इज डाटा। लाइक डाटा स्ट्रक्चर तो तभी होगा ना जब कुछ डाटा होगा। सो व्हाट इज डाटा? कोई बताएगा लाइक कि डाटा क्या होता है? माइक अनम्यूट करके कोई भी बोल दे। A set of information. या अब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, चलो देखते हैं। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दिस इज अ डेफिनेशन, बट इट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। और जैसे कि हिमाक्षी, तरुण और सिमरप्रीत ने भी बताया, सो दिस इज नॉट लाइक द कंप्लीट डेफिनेशन। तो डाटा इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन। लाइक इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हो सकती है, बट हमारे लिए उसमें से जो काम की इंफॉर्मेशन है, दैट इज डाटा फॉर अस। सो डाटा कैन बी सेपरेट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर एक के लिए। Yeah, we can use it to get information. So useful information can be like said as data. Set of useful information can be termed as data. तो अब डाटा की तो हमने कर ली बात, अब डाटा के ऊपर हमारा सारा का काम हो रहा है। अब जब भी हम अपना कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो हमने दो बड़े बड़े टर्म सुने होंगे। लाइक एक चीज होती है, कभी भी हमारा कंप्यूटर चलता है तो एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोसेस होता है। तो लाइक प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, कोई ये बताएगा मेरे को? सार्थक, आर यू देयर? तो प्रोग्राम और प्रोसेस बताओ, अगर सार्थक नहीं है तो कोई नहीं, लाइक बट एनीवन एल्स कैन टेल दिस। ओके, लाइक प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके तरुण, यू आर कंप्लीटली राइट। प्रोग्राम को हमने बोल दिया, लाइक लेट मी जस्ट इज टू ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, प्रोग्राम तो हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो हो गया चीज क्लियर। व्हाट इज प्रोसेस नाउ? प्रोसेस इज लाइक स्टेप्स। अखिल माइक अनम्यूट करके बताएगा लाइक प्रोसेस इज लाइक स्टेप्स क्या लिखा है ये तूने? The instruction which is followed by step. I mean, in the line to line, the process known as. नहीं, लाइक प्रोसेस वो नहीं होता है। थोड़ा इस चीज के बारे में वो है, लाइक विथल ने भी लिखा, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज नॉट अ प्रोसेस। लाइक जो प्रोसेस होता है ना, इट इज अ रनिंग प्रोग्राम, इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, अभी जो ये प्रोग्राम है, इट इज लाइक स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। ये स्टोर्ड होता है कहीं पे, स्टोर्ड इन लाइक हार्ड डिस्क और समवेयर एल्स। ओके, हाँ, या मुस्कान, यू आर राइट। लाइक अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, एंड लाइक अ प्रोसेस इट इज इन द मेमोरी। जो चीज इन दोनों की लोकेशन के अकॉर्डिंग, लाइक इट कैन बी इन सम ऑफ द स्टोरेज ड्राइव्स, and the process is in memory, which is also termed as RAM. ओके, सो जब भी हमारा कहीं पे सेव्ड होगा, लाइक प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और जब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन कर रहे होंगे तो वी विल बी कॉलिंग इट एज अ प्रोसेस। तो लाइक इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड प्रोसेस क्लियर?
Okay, yes for Tarun, yes for Umang. ओके ओके, क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं। हमने प्रोग्राम भी देख लिया, प्रोसेस भी देख लिया, डाटा भी देख लिया। तो अब कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू डाटा। एक बहुत बड़ी टर्म है डाटा स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? हम सब पढ़ने तो आ गए, बट डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? या माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Way of storing and retrieving data. Storing and retrieving data is actually not a data structure. Those are the operation that are performed on data. A Collection. way to arrange data in Yeah, main memory. yeah. You are right. Like data structure is concerned with the arrangement of data. Data structure is concerned with arrangement of data. So arrangement of data efficiently. Arrangement of data such that uh, it can be accessed efficiently. So this is data structure. ठीक है, सो दिस इज मेनली द डाटा स्ट्रक्चर। लाइक कि अगर मैं कुछ चीज बोलता हूँ मेरे पास, किशोर, लाइक कैन यू टर्न ऑफ योर कैमरा? इट इज लाइक पीपल माइट बी डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम। ओके, तो अभी मैंने एक चीज बनाई, जैसे मान लो कि मेरा कोई, दिस इज माई अलमीरा और एक ये मेरी अलमीरा है। मैं कोई भी सामान लाया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ 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 यहाँ यहाँ। अब मेरे को कोई भी एक सामान देखना है, सो लाइक आई विल हैव टू टेक आउट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो मेरे को एक एक निकाल के सब कुछ सर्च करना पड़ेगा। बट अगर कंसिडरिंग इट सेम कि मैंने यहाँ पे शेल्फ्स बना दी, और लाइक आई हैव डिवाइडेड माय डाटा कि मेरा अगर इस चीज से रिलेटेड डाटा होगा तो मेरे को यहाँ रखना है, अगर मेरा कोई ग्रीन कलर का डाटा होगा तो मेरे को यहाँ रखना है, मेरा कोई ब्लू कलर का डाटा होगा इधर रखना है, कोई अलग कलर का डाटा होगा तो मेरे को इधर रखना है ये, और कोई कलर का डाटा होगा तो मैंने इधर रखा। तो लाइक व्हेन आई एम लाइक नाउ सर्चिंग फॉर सम ऑफ द डाटा, तो अब मुझे रेदर देन सर्चिंग द whole थिंग आई हैव टू सर्च ओनली अ पर्टिकुलर सेक्शन, so it is more efficient while searching. So डाटा स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होता है कि हम अपने डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम उसको एफिशिएंटली सर्च कर पाए। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है? लाइक ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने, लाइक आई हैव सेड कि जो भी ये डाटा था मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि वो एफिशिएंटली हम उसको एक्सेस कर पाए। सो लाइक वेयर द डाटा इज ऑर्गेनाइज, सो द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी के अंदर हमारा ये सारा का सारा डाटा ऑर्गेनाइज होता है। और ये कब ऑर्गेनाइज होता है? लाइक इट इज मेन मेमोरी में ऑर्गेनाइज होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी लाइक इज इट क्लियर टू एवरीवन लाइक व्हाट इज द डाटा स्ट्रक्चर, वेयर इज द डाटा ऑर्गेनाइज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाटा स्ट्रक्चर, और कि हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज क्यों कर रहे हैं? इज इट क्लियर टू? ओके ओके, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं that are related with data, that are like not completely related with data structure, though they are mainly related with data, उनको भी डिस्कस कर देते हैं, लाइक कि what are those terms। सबसे पहले एक टर्म आती है database। तो what is database now?
डाटाबेस क्या होता है यार, बताओ। Collection of data in a permanent storage so that we can access it faster and update it faster. चलो मैं ना कुछ टर्म्स लिख देता हूँ, ये ठीक बोला, डाटा वेयर हाउस, देयर इज लाइक तीन टर्म्स लिखते हैं, इन तीन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। डाटा माइन, so these three are like the major terms that are concerned with data, और इनके ऊपर बहुत ही वर्क होता है। तो डाटाबेस जैसे कि तनिषा ने अभी बताया, इट इज लाइक द स्टोरेज ऑफ डाटा, लाइक हम इसको स्टोर कर रहे हैं। पहले अरेंज कर रहे थे डाटा, लाइक कि जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, डाटा अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द मेन मेमोरी, एंड लाइक इट इज डाटाबेस स्टोरेज ऑफ डाटा इन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी लाइक हार्ड डिस्क, ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस इज लाइक मेनली व्हाट इज डाटाबेस। ठीक है, लाइक इज द डाटाबेस लाइक क्लियर टू यू? चलिए हम आगे बढ़ेंगे, डाटाबेस अगर सबको क्लियर होगा तो। ओके ओके। अब जब हम डाटा की बात करते हैं ना, लाइक लिविंग साइड डाटा वेयर हाउस, डाटा माइनिंग, डाटाबेस, अब हमारे पास ना डाटा, जो हमारा नॉर्मल एक डाटा होता है, सो डाटा भी ना दो तरह का होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास जो डाटा ऑपरेशनल, और एक होता है हमारे पास डाटा लीगेसी। सो किसी को पता है लाइक ऑपरेशनल डाटा और लीगेसी डाटा में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एंड लीगेसी? नॉट नो, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखते हैं। अभी जैसे कि मान लेते हैं कि ऑपरेशनल डाटा वो है दैट वी आर यूजिंग रेगुलरली। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपनी कॉमन लाइफ से एग्जांपल उठाएं तो हिंदी, वी आर यूजिंग हिंदी रेगुलरली, तो हिंदी इज लाइक द ऑपरेशनल डाटा। अब लीगेसी डाटा क्या होता है? दैट इज ओल्ड डाटा विच इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक कि रेगुलरली रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रेगुलरली रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हिंदी, लाइक हिंदी भी डराई हुई थी संस्कृत से, तो लाइक संस्कृत इज लाइक जो थोड़ा पुराना है, जो हम इतना ज़्यादा एक्टिवली यूज नहीं कर रहे, जिसके साथ जो हमको हमेशा लोड नहीं करना पड़ेगा। सो लिगेसी इज सम ऑफ द डाटा जो पुराना डाटा है और कभी कभी काम आता है, एंड ऑपरेशनल डाटा इज डाटा विच इज बीइंग यूज्ड रेगुलरली बाय सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज लाइक द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एंड लिगेसी डाटा। ओके, ओके, सो लाइक उमंग इज क्लियर। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं लाइक, तो अब जब हम एक बार बाय डिफॉल्ट मेमोरी में लोड करवाते हैं, तो हम ऑपरेशनल डाटा लोड करवाते हैं, बिकॉज लाइक 98% ऑफ यूज केसेस हमारे ऑपरेशनल डाटा से ही रिजॉल्व हो जाते हैं, और 2% यूज केसेस के लिए हमको लीगेसी डाटा यूज करना होता है। अब वो होता चाहे 2% के लिए, बट वी कैन नॉट लाइक इग्नोर दिस, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी ऑल्सो हैव टू सेव दिस डाटा एज वेल, क्योंकि ये डाटा भी हो सकता है किसी टाइम पे जाके वैल्यूएबल बन जाए, या फिर और कुछ हो रिक्वायरमेंट इस चीज की। तो डाटा वेयर हाउस क्या होते हैं? हमारा एक बहुत बड़ी स्टोरेज है, लाइक डाटाबेस भी एक स्टोरेज है, और डाटाबेस में हम मेनली अपना ऑपरेशनल डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। अब जो डाटा वेयर हाउस होते हैं, दे आर मेनली फॉर लाइक द लीगेसी डाटा, और ये भी, it is also a part, it is also like some of the database management softwares are used here as well, but data warehouse are a large storage that store legacy data. I think data warehouse और database सबको clear होगा।
ये दोनों टॉपिक तो क्लियर होंगे ना, लाइक ओके Yes, ओके sir. ओके। अब डाटा माइनिंग की बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है डाटा माइनिंग, और इसके ऊपर ही आज के टाइम में अगर जॉब्स देखा जाए तो मतलब और पूरी मार्केट के अंदर से अराउंड 30% जॉब्स आर लाइक रिलेटेड टू डाटा माइनिंग, किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है डाटा माइनिंग से। डाटा माइनिंग क्या होता है कि अभी हमारे पास ना बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा है, और अब इसके अंदर से हमको जो यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डाटा बेस। अभी बहुत सारा डाटा आ रहा है, उसमें से जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है उसको एक्सट्रैक्ट करने को वी आर कॉलिंग इट एज डाटा माइनिंग। तो अगर ये सारा का सारा अभी तक का टॉपिक क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, फिर नया टॉपिक पे आते हैं। एक बार यस या नो रिप्लाई कर दो, और कोई इशू डाउट हो तो पूछ लो। Sir, हाँ the data warehouse is present in the computer like database. Means both are present in the CPU. नहीं, दे आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी। Okay. सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक हार्ड डिस्क, बट दे आर नॉट स्टोर्ड And इन द रैम, क्योंकि वो डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस दे आर रिलेटेड विद द स्टोरेज ऑफ डाटा। एंड सो स्टोरेज होगी वो, जब भी हम स्टोरेज की बात करेंगे सो दैट इज एसोसिएटेड विद द हार्ड डिस्क, और जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे दैट इज एसोसिएटेड विद द लाइक रैम। okay. And data mining is the process. या डाटा माइनिंग इज अ प्रोसेस। Okay. Thank you. ऑपरेशनल डाटा और लिगेसी डाटा। ऑपरेशनल डाटा पुरान मतलब जो अभी करंटली बीइंग यूज डाटा है, और लिगेसी डाटा हमारा जो पुराना डाटा है जिसको इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक हमने ना, अगर लोगों को याद हो तो वी हैव डिस्कस्ड, या डाटा वेयर हाउस आल्सो फिजिकली एग्जिस्ट। हमने हमने बात की थी रिलेटेड टू स्टैटिक मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी। इस इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था हमने स्टैटिक मेमोरी। आज थोड़ा इसको भी क्लियरली देखते हैं, प्लस डायनामिक मेमोरी। तो स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी का जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तब हमने हमारे सामने एक इमेज आई थी। एक सेकंड, उसका थोड़ा क्लियर एक पिक्चर बना देता हूँ। सो उसके अंदर हमारे कुछ सेक्शंस थे, जैसे कि एक ये सेक्शन बना दिया मैंने। This is like the heap section, and there was another section, stack, and another section. This is the code section. और जो ग्रीन है ये पूरा का पूरा बॉक्स, दिस इज द मेन मेमोरी। ठीक है, तो अब जब हमारी ये मेमोरी है तो इसके अंदर ये सेक्शंस हैं। तो ये सेक्शन क्या है, दीज आर लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। जैसे अगर मैं ये एक मेमोरी की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत छोटे 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 सेक्शंस होते हैं, एंड ईच सेक्शन इज लाइक अ बाइट। तो ये एक बाइट होते हैं, ये जितना भी हमारा ये डाटा है दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ठीक है, अब ये बाइट हो गए, तो अब इस बाइट से हमको क्या लेना देना, लाइक कि क्योंकि जो हमारी मेमोरी डिवाइड होती है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू सम ऑफ द सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर बाइट्स। अब जितने भी हमारे जैसे हमने कोई कोड लिखा है, मैं लिखता हूँ कि कोई भी XYZ कोड लिख दिया मैंने किसी भी प्रोग्राम का, तो उसके अंदर से जितने भी वेरिएबल्स जो मैं कलर से लिख रहा हूँ वो उसी में स्टोर होगा, लाइक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जितना भी स्पेस लेंगे दे विल बी स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी, जितने भी हम वेरिएबल डिस्कस करेंगे।
और stack memory decided at compile time. और इसको स्टैटिक मेमोरी को ये ऑटोमेटिकली तो क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, इतनी चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, लाइक जो अभी ये चीजें लिखी हैं। इज दिस क्लियर अप टू एवरीवन? ठीक है, Yes, अब sir, ना clear. एक एकदम छोटा सा ना प्रोग्राम लिखते हैं और अब इस प्रोग्राम से रेफरेंस लेके बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, लाइक हैशटैग इंक्लूड, थोड़ा साइड में कर देते हैं। स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को मैं छोड़ रहा हूँ, लाइक यू कैन कंसीडर इट एज रिटन। मेन n1 और फिर मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया और इसका रिटर्न 0 कर दिया। अब एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन 1 में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, n2 और n3, और इसके अंदर हमने एक दोबारा से fun2 कॉल कर दिया। दिस इज लाइक नॉट द एग्जैक्ट कोड, इसको एक सूडो कोड की तरह ट्रीट कर दो। fun2 और इसके अंदर हमने कर दिया n4 n4 ही मान लेते हैं हमने कर दिया। ये हटा, इसका हैश इंक्लूड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने जैसे एक ये मान लो दिस इज अवर प्रोग्राम। तो अब ये प्रोग्राम मेमोरी कैसे ऑक्युपाई करेगा, इसमें क्या कुछ होगा, लेट अस सी लाइक दैट थिंग। इसको छोड़ देते हैं, लाइक इसको हटा देते हैं जो ये नीचे लिखा हुआ है। तो अभी जैसे ही ये प्रोग्राम आया, सो मेन पे आएगा प्रोग्राम। मेन विल जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, लाइक लेट अस टेक इट विद ब्लू कलर क्योंकि सारा कुछ स्टैक में हो रहा है। फिर अब जैसे ही मेन आएगा ना, तो मेन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, अब मेन में ये क्या करता है, इसको हम स्टैक क्यों बोलते हैं, लाइक ये भी हम चीज पूरा समझ रहे हैं। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसे एक हम नोटबुक, जैसे मैंने एक मान लिया कि एक ये मेरे पास एक टेबल है ये पूरी की पूरी, और इस टेबल पे मेरे को एक नोटबुक रखी मैंने, फिर दूसरी नोटबुक रखी, फिर तीसरी नोटबुक रखी, फिर चौथी नोटबुक रखी, फिर पांचवी नोटबुक रखी। तो अब जब मैं नोटबुक्स को उठाऊंगा, तो जो मैंने ये रखी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो जब मैं उठाऊंगा तो फिफ्थ वाली सबसे पहले उठेगी। तो जो मेरी सीक्वेंस वापस निकलने की आएगी, डेट विल बी लाइक 5 4 3 2 एंड 1। बट जब मैंने इंसर्ट की थी तब मैंने ऐसे की थी 1 2 3 4 5। तो जो इसने सबसे लास्ट में इंसर्ट की, लाइक ये फिफ्थ वाली लास्ट में इंसर्ट की थी, ये फिफ्थ वाली फर्स्ट पे निकल गई। सो अगर किसी को फीफो वाले कॉन्सेप्ट में डाउट हो, लाइक फर्स्ट इन लास्ट आउट, लाइक FILO, दिस इज द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द स्टैक। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो एक बार वो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। Anyone has okay, clear, no doubt. ओके ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट इन, अरे भाई इंडेक्स की बात छोड़ो ना, अभी इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। या मेन, अब इसको देखते हैं ना हम क्या हो रहा है। अभी एक स्टैक मान लिया मैंने ये, इसके अंदर जो अब इसके अंदर सबसे पहले जैसे ही वो मेन एग्जीक्यूशन हुआ, तो इसके अंदर एक लेयर बन जाएगी और इस लेयर में
हमारा n1 स्टोर्ड है। अब जैसे ही ये n1 पे आ गया, n1 स्टोर हो गया, फिर ये fun1 पे आया। तो अब जैसे ये fun1 पे आया, एक कॉल इधर से fun1 के पास चली जाएगी, लाइक समथिंग इट विल बी कॉलिंग इट। और जैसे ही fun1 आएगा तो एक और लेयर बन जाएगी जिसके अंदर हमारे दो वेरिएबल्स होंगे, n2 एंड n3। दो हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब fun1 ने फिर से fun2 को कॉल कर दिया, तो fun2 इधर चला जाएगा और ये एक और लेयर बना देगा इसके अंदर, और इसके अंदर हमारा n4 वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। अब ये n4 बना दिया इसने, ये इधर गया था, n4 भी बना दिया। अब ये fun2 खत्म हो गया। अब जैसे ये fun2 खत्म होगा ना हमारा, तो ये n4 वाली ये लेयर खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गई जैसे ये fun2 खत्म हुआ। तो जो लास्ट में गया था, लास्ट में गया था fun2, और ये fun2 वाला काम ये खत्म हो गया। तो जैसे सबसे पहले ये रिमूव हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कौन स्टैक। और ये fun2 पूरा हो गया। अब जैसे ही fun2 पूरा हुआ तो नेक्स्ट fun1 पूरा हो गया। अब fun1 जब पूरा होगा तब fun1 की भी लेयर हट जाएगी। अब वापस से एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा? वापस से एग्जीक्यूशन आ जाएगा मेन के पास। मेन ने किया रिटर्न 0, मेन भी खत्म हो गया, तो अब ये मेन की भी लेयर हट जाएगी। तो इसीलिए हमने शुरू में ही बोला था कि हमारा स्टैक मेमोरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने थे, ये वेरिएबल्स हम एट द जब हमने कोड किया उसी टाइम हमने डिक्लेयर कर दिए। अब हम कोई और वेरिएबल तो रन टाइम पे बना नहीं सकते, तो इसीलिए जो हमारे स्टैक फ्रेम का साइज होता है वो हमारा कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है। और जो हमने इसके अंदर एक ये लेयर्स बनाई थी, लाइक ये मेन की लेयर, फिर उसके बाद fun1 और fun2, तो इनको हम बोलते हैं लाइक एक्टिवेशन रिकॉर्ड। दीज आर कॉल्ड एज एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो अब अगर स्टैक वाली चीज में किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, बिकॉज लाइक स्टैक इज very important concept when it is associated with data structure. For Gaurav, it is clear. Okay, okay, okay. It is clear with like the most of you. तो इसको थोड़ा let us clear the whiteboard as well. इसको भी हटा देते हैं, main memory is not as much required. ठीक है, अब हीप मेमोरी की बात करते हैं। हीप का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, या ये पूरा का पूरा कोड हमारा स्टैक मेमोरी पे रन करेगा। अब ये वेरिएबल्स जो ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स ये स्टोर हुए हमारी स्टैक मेमोरी में, ये वेरिएबल स्टोर हुए इधर। बट जो हमारा बाकी का कोड है, लाइक कि पहले मेन आएगा, मेन के बाद ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर ये फन कॉल होगा, फिर फन कॉल होने के बाद फन पे जाएगा, फिर ये वेरिएबल्स आएंगे, फिर ये कॉल होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो जो हमारा ये कोड होता है इसकी बाइनरी फॉर्म, like binary of the code is stored here. Binary of code is stored in the code section. Okay, so was something regarding the code section as well. तो अब ये भी चीज क्लियर हो गई है। अब एक मेन कॉन्सेप्ट बचा हमारा हीप का। लेट अस लाइक स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप एज वेल। अब हीप का मतलब क्या होता है? हीप का मतलब होता है पाइलिंग अप। मतलब कि अब हीप है हमारे पास, मतलब जैसे कि मान लो कि कुछ भी सामान है, मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया,
मतलब इस चीज को हमें, इस चीज को जो ये ट्रायंगल फॉर्म में एक के ऊपर एक रखने को कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लाइक हीप। हीप किसी भी चीज की हो सकती है, और हीप कैन बी इन लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ये दोनों तरह से हो सकती है। बट एक स्टैक मेमोरी होती है हमारी, इट इज लाइक ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि इसके अंदर हमको पता होता है किस टाइम पे कितना आएगा, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो अब स्टैक मेमोरी हमारी ऑर्गेनाइज्ड है, बट हीप मेमोरी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड और कैन बी नॉन ऑर्गेनाइज्ड। बट स्टैक में क्या दिक्कत है, स्टैक में हमारा जो एक बार शुरू में ही डिफाइन हो गया उतनी ही स्टैक मेमोरी बनेगी। बट हीप मेमोरी कैन बी लाइक रीसाइज। सबसे बड़ी क्या होती है अपने पास दिक्कत, सबसे बेनिफिट क्या होता है, रीसाइज। रीसाइज हो सकती है हीप मेमोरी हमारी कितने भी। और हीप मेमोरी जब जब भी हमारी स्टैक मेमोरी यूज होगी ना, तो लाइक स्टैक मेमोरी इज यूज्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, एंड हीप मेमोरी होगी दैट इज लाइक borrowed up from something। ठीक है, so this is something that is borrowed up from someone, but heap memory is like the property of the like stack memory is the property of the program। it is like heap, sorry ये d अगर किसी का लग रहा है तो heap। Sir, ओके, can you explain the meaning of this borrowed up resource? हाँ ठीक है। अभी जैसे मान लो कि क्या था कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, 3 पेन है मेरे पास, और मेरे को काम करना है। तो मेरे पास 3 पेन है, मैंने 3 पेन मेरे पास थे जो खुद मेरे पास है, so these are like my property। बट अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरे को 5 पेन के साथ काम करना है। सो आई हैव अ फ्रेंड, ही हैज लाइक अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेन, और मैं उससे 2 पेन ले लेता हूँ। सो आई, अब अगर मेरे पास देखे जाए तो मेरे पास 5 पेन है। लेट मी लाइक जस्ट फर्स्ट क्लियर अप द बोर्ड, बिकॉज इट इज गेटिंग मोर मेसी। ठीक है, फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास 3 पेन्स थे, तो ये 3 पेन मेरे पास हैं, सो दीज आर लाइक माई प्रॉपर्टी। अब मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास बहुत सारे पेन्स हैं। अब ये बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं, दे कैन बी 5, दे कैन बी 10, दे कैन बी 15, दे कैन बी 20, डिपेंडिंग ऑन दैट। मेरे को 2 पेन्स और चाहिए थे, तो मैंने 2 पेन्स कर लिए अपने फ्रेंड से बोरो। तो जो मेरे पास एक्चुअली में जो पेन होंगे आके, वो मेरे पास 5 हो जाएंगे, 5 पेन विद मी। बट जिसके अंदर से 3 पेन मेरे खुद के हैं और 2 पेन फ्रेंड के हैं। सो दीज लाइक 2 थिंग्स कैन बी कॉल्ड एज बोरोड अप। तो जब हमने एक प्रोग्राम लिखा, जो हमने उसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, जो वो वेरिएबल्स हैं दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि वो वेरिएबल्स स्टैक के अंदर ही डिफाइंड है। बट हीप, अब उसने, उसको और भी स्पेस चाहिए था, उसको और भी कुछ चाहिए था प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम ने क्या बोला कि तुम मेरे को दे दो, मेरे पास है नहीं, तो हम उतना बाहर से ले सकते हैं। ओके, सो लाइक इज द मीनिंग ऑफ बोरोड अप क्लियर? भैया वो प्रोग्राम के साथ थोड़ा और एक बार समझा देंगे, प्रोग्राम के साथ। वो चीज अभी मैं समझा दूंगा। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट एसोसिएट कर रहा हूँ, लाइक हीप मेमोरी लिमिटेड होती है कि नहीं, उस कॉन्सेप्ट के साथ ही तरुण ने क्वेश्चन पूछा है, उसके साथ ही लाइक लेट अस एक्सप्लेन इट विद प्रोग्राम एज वेल। ओके ओके। ठीक है, एक जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक रैम है, दिस इज अ रैम। अब मैंने कोड की फाइल की, तो कोड की फाइल मेरी होती है केबीज में, कुछ केबी की फाइल होती है, जैसे के बी की फाइल होती है कुछ। तो एक बहुत छोटा सेक्शन लेगी एक मेमोरी का। स्टैक होता है जो उसके अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज हुए, तो वो कितने होते हैं, लाइक 1 बाइट 2 बाइट के कैरेक्टर्स, 1 बाइट के कैरेक्टर्स होते हैं, 4 बाइट के वो होते हैं। तो ये भी चलो, इसने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसने कुछ MB स्पेस ले लिया, तो मेरी बाकी जितनी भी रैम खाली बची,
ये मेरी हीप मेमोरी हो जाएगी, और जो वेरिएबल्स जो स्पेस लेंगे दे विल बी पार्ट ऑफ द स्टैक मेमोरी, और जो मेरा कोड स्पेस लेगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ कोड सेक्शन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हीप मेमोरी इज लाइक वेरी बिग एज कंपेयर्ड विद द स्टैक मेमोरी, बट इट इज ऑल्सो लिमिटेड टू द साइज ऑफ रैम, लाइक साइज ऑफ रैम जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा। नहीं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क पेंसिल विल बी रिटर्न बैक, वो रिटर्न बैक हो जाएगी। इट विल नॉट बी लाइक बोरोड परमानेंटली। ठीक है, अब इसने पूछा लाइक कि हमारा इसको थोड़ा प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में क्या करना था कि किसी एक स्कूल के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उसको डाटा स्टोर करना है फॉर द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इन द स्कूल कैन वेरी, किसी में 5 स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 5,000 भी हो सकते हैं, किसी में 1 लाख भी हो सकते हैं। तो मैं कितना वो दूंगा, अगर मैं उसको स्टैक को ही एक पर्टिकुलर स्पेस दे दूंगा, सो अगर उसमें 5 स्टूडेंट होंगे तो बाकी 1 लाख का स्पेस वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं 5,000 दूं तो 1 लाख वालों को मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, रेदर देन लाइक कि हर बार स्टैक मेमोरी में देने की जगह मैं उसको बोल देता हूँ कि जितने स्पेस की तेरे को जरूरत हो यू कैन लाइक आस्क इट फ्रॉम द हीप मेमोरी विच इज प्रेजेंट इन द रैम। और विशाल आई थिंक मैंने तेरा भी क्वेश्चन आंसर कर दिया है यूजिंग दिस एग्जांपल। तो वो हीप मेमोरी से स्पेस ले लेता है फॉर सम टाइम टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एंड इट यूजेस द स्पेस, एंड व्हेन द लाइक program is executed successfully, the heap memory, the space used in the heap memory is returned back to the RAM। तो ये हमारा काम है बेसिकली हीप मेमोरी का, और इसको हम प्रोग्राम के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं वो हमने ये किया। आगे चल के हम कुछ कोड भी करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो। अभी या हीप मेमोरी इज एलोकेटेड डायनामिकली टू द प्रोग्राम, वो तो मैंने बताया था, लाइक जितनी भी हमारी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगा वो सारा का सारा हमारा हीप मेमोरी में होगा, और जो भी हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा दैट विल बी डन इन द स्टैक सेक्शन। ना, फ्रॉम स्टैक मेमोरी नहीं, फ्रॉम रैम कह सकते हैं, फ्रॉम रैम। हीप मेमोरी इज द बोरोड अप सेक्शन फ्रॉम रैम, फ्रॉम मेन मेमोरी। स्टैक मेमोरी को नहीं कह सकते, स्टैक मेमोरी तो एक लिमिटेड चीज है ना। तो ये टॉपिक क्लियर है, लाइक हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट नीड्स टू बी क्लियर। भैया हाँ जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो जैसे कि आपने बताया था 3 फंक्शन बनाए थे, तो उसमें जो भी वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे, तो हम या लोग जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो तब डिक्लेयर करते वक्त ही हमें मतलब पता चल जाता है कि मतलब कितनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी, बिकॉज़ जैसे कि वेरिएबल्स बनाए थे int के 2 और काफ़ी फंक्शंस में int के 1 बनाया था वेरिएबल, तो वो एज़ एन स्टैक मेमोरी, और जैसे क्योंकि रन टाइम में हम लोगों ने तो पहले से उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो सारे तो स्टैक मेमोरी में आ चुके हैं जो भी वेरिएबल्स हमने बनाए। तो फिर वो हीप मेमोरी का फिर इसमें कॉन्सेप्ट कैसे, क्योंकि रनिंग टाइम पे भी उतनी मेमोरी रहेगी जितनी हम लोगों ने कोड में लिखी है, या फिर कोड में जितने वेरिएबल्स बनाए हैं, तो फिर हीप मेमोरी कैसे उससे मतलब रिलेट करती है? हीप मेमोरी का ना अभी ना हम एक ना प्रोग्राम देखेंगे जिसके अंदर हम डायनेमिकली एरे बनाएंगे। तो ये वाली चीज थोड़ा उसके साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि वो कैसे बन रहा है। जो हमारी स्टैक मेमोरी है, स्टैक मेमोरी हमारी उतनी ही रहेगी, स्टैक मेमोरी हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर मैंने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए तो जो स्टैक मेमोरी में होंगे वो 5 वेरिएबल्स ही होंगे। बाकी अगर हम कोई चीज लेते हैं वो सारी की सारी हमारी जो भी होगी वो हमारी हीप मेमोरी में ही जाएगी, वो स्टैक मेमोरी में नहीं जाएगी। अभी जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, उसके ऊपर मैं Ctrl+P दबाता हूँ तो वो प्रिंट हो जाता है। तो जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, अब प्रिंटर कहीं पे मेरे प्रोग्राम में तो डिफाइंड है नहीं, तो प्रिंटर इज ऑल्सो एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जिसको मैंने बताया था कि हम पॉइंटर से एक्सेस करते हैं। तो जो भी हम पॉइंटर से चीजें ये एक्सटर्नल एक्सेस कर रहे थे दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हीप मेमोरी ओनली। जो हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हीप मेमोरी। जी भैया, यस समझ, वेक्टर्स वगैरह भी हैं। ओके, गॉट इट।
ठीक है, अब हमारी हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी की हमने बात कर ली। तो अभी इसके क्वेश्चन पूछा, मैंने ये बताया कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो अब एक्सटर्नल रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर रहे हैं और हीप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, बट एक चीज नोटिस करने वाली चीज है यार, ये हमारी हीप मेमोरी है। तो हीप मेमोरी को हम एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो सिर्फ एक स्टैक मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है। सो हाउ टू एक्सेस द हीप मेमोरी? तो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम हीप मेमोरी को एक्सेस करना होता है, दे आर एक्सेस विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो अब पॉइंटर्स की मदद से हम कैसे हेल्प करते हैं, जब भी हम एक पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं ना, तो पॉइंटर इधर बनता है स्टैक मेमोरी में, and the pointer from the stack memory is pointing to some address in the heap memory। तो इस तरह से हम हीप मेमोरी को एक्चुअली में एक्सेस करते हैं। ठीक है, ओके। अब जब भी हमारा ये यूज हो गया है, जैसे मान लो कि मेरा ये यूज हो गया है, अब मैंने बताया था कि हमको हमारी स्टैक मेमोरी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो अब मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया, ये स्टैक मेमोरी मेरी डिलीट हो गई, बट इस पे तो पॉइंट अभी भी बना रहा ना। तो इस पे तो पॉइंट बना ही रहा, जो ये पॉइंट था ये तो बना ही रहा। तो हमको हीप मेमोरी को यूज करने के बाद हमको इसको फ्री भी करना पड़ता है। आफ्टर यूजिंग द हीप मेमोरी वी नीड टू डिलीट इट मैनुअली। उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही थी, तो हीप मेमोरी को हमको मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। अब इस केस में क्या करते, जो ये हमारा ये वाला केस हुआ था, लाइक ये इसको पॉइंट कर रहा था। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, पहले हम ये लिंक हटाएंगे। वो रिसोर्स अभी भी रहेगा, बट उसके साथ लिंक कट जाएगा, और जैसे ही लिंक कटा तो उसको कोई और चीज एक्सेस कर सकती है। अगर उसके साथ लिंक रहा तो उसको कोई और भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये लिंक कटा, उसके बाद हम इसको भी हटा देंगे। सो दिस विल बी द सिनेरियो दैट वी विल बी फॉलोइंग। तो हम पहले पॉइंटर के डाटा को डिलीट करेंगे, फिर हम पॉइंटर को ऑटोमेटिकली स्टैक मेमोरी से हटा देंगे, या हम फ्री करते हैं मेमोरी, जैसे कि मैंने अभी बताया तरुण, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट जस्ट नाउ। अभी ये वाला टॉपिक क्लियर है, लाइक कि जो अभी हमने ये किया? ओके, अब डाटा स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे थे हम। सो लाइक अब डाटा स्ट्रक्चर में भी कुछ देखते हैं, लाइक देयर इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट डाटा स्ट्रक्चर। अब हमारे डाटा स्ट्रक्चर ना दो तरह के होते हैं। वन इज द फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर एंड अनदर वन इज लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर। किसी ने सुना इन दोनों के बारे में? ओके, नहीं सुना है, तो इनके बारे में भी दोनों चीजें देख लेते हैं। अब जो हमारे फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं हाउ डाटा इज स्टोर्ड। कि ये चीज डिफाइन करते हैं कि डाटा स्टोर कैसे होगा। ठीक है, और जो हमारे लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, दे डिफाइन लाइक हाउ डाटा इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, अब जब हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेन मेमोरी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन मेमोरी। अब जैसे कि मैं देखता हूँ कि एरे एरे के बारे में किसने सुना है, एरे के बारे में? अगर यस रिप्लाई करोगे जिसने एरे के बारे में सुना है। ओके ओके ओके, सभी ने सुना है एरे के बारे में। तो कोई एक, लाइक तनिषा, कैन यू लाइक अनम्यूट योर माइक फॉर पर्टिकुलर?
array is a sequential storage of नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे एरे बनाया मैंने एक, yes, दिस इज एन इंटीजर एरे। sure, yeah. तनीषा जब मैं बोल रहा हूँ तब म्यूट कर ले, लाइक एको आ रही है। ये एक इंटीजर एरे है एंड इट इज ऑफ एक इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो ये मेरा जो वो होगा, एक मेरी ये लोकेशन होगी, अगर ये 2001 पे है तो ये वाली लोकेशन कहाँ पे से स्टार्ट होगी? ये +4 होता जाएगा तो 2005 देन +4 2005 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है array का। और ये वाला फिर इसमें +4 2009। ठीक है, म्यूट कर ले अब। तो अभी मेरे को इनके बारे में मतलब मेन मेमोरी में मेरे को पता है कि ये स्टोर कैसे हो रहा है, इसके मेरे को एड्रेस के बारे में सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब बट अगर मैं एक ट्री की बात करता हूँ, जो मेरा ये डाटा स्ट्रक्चर है, ये मेरा ट्री वाला डाटा स्ट्रक्चर है। अब ट्री के बारे में सुना है किसी ने यहाँ पे ट्री के बारे में? लाइक अब ठीक है, उमंग एक बार अनम्यूट करेगा। हाँ जी भैया। अगर मैं इसका बोलता हूँ ये मेरा ट्री का ये वाली जो फर्स्ट नोड है ये 2000 पे स्टोर्ड है, तो ये किस पे स्टोर होगी? हमको इसके बारे में पता है? कौन सा, लेफ्ट वाला ये वाला। राइट वाला? नहीं पता। नहीं पता, तो हमको ये नहीं पता कि ये स्टोर कैसे है। तो जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, तो जब जब हमको ये पता होता है कि डाटा स्टोर कैसे हो रखा है, तो जो भी हमारा डाटा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है दे आर लाइक द फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर्स। बट जब हम डाटा की बात करते हैं, इसके अंदर यूटिलाइज होगा, इसके अंदर हमको यूं पता है इधर इससे छोटा होगा, इधर इससे बड़ा होगा, इधर इससे छोटा होगा, इधर इससे बड़ा होगा, इधर इससे छोटा होगा, इधर इससे बड़ा होगा। तो हमको पता है इसके अंदर डाटा कैसे यूटिलाइज होगा। तो जो भी हमारा वाला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एसोसिएटेड विद द लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, सो इट कैन बी स्टैक, like नहीं सॉरी, इट कैन बी लाइक array is a physical data structure, linked list is also a physical data structure। अब जब हम लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे ये स्टैक हो गए, ये क्यू हो गया, ये हमारे ट्री हो गए, हमारा ग्राफ हो गया, जितने भी ये वाले डाटा स्ट्रक्चर हैं दीज आर लॉजिकल। अब एक और बहुत मेजर कॉन्सेप्ट आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर। फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर ना हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब एरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दीज आर लाइक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों है? जब अगर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में किसी ने सुना हो तो सब हमने सुना होगा स्टैक यूजिंग एरे और स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो स्टैक अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते, बट वी नीड सम ऑफ द फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर टू लाइक टू इम्प्लीमेंट दीज लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर। दे आर डिपेंडेंट ऑन फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर। तो ये भी क्योंकि मेमोरी तो कहीं ना कहीं पे कैसे ना कैसे स्टोर करनी है ना, तो उसको स्टोर करने के लिए हम कोई ना कोई फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे इन लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर एज वेल। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर और लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर का सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले अनम्यूट करके। ओके सर वो हाउ डाटा इज स्टोर्ड वो वाला पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया। आपको एरे के बारे में पता है? एरे और ट्री के बारे में? हाँ पता है, मतलब ठीक है। पढ़ा है। तो अब ये स्टोर कैसे होता है? अब इसके अंदर मेरे को पता है कि एरे होगा तो ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर्ड होगा, लिंक्ड लिस्ट होगा तो मेरा एक पॉइंटर बन के डाटा जा रहा होगा। तो मेरे को ये हाँ पता है कि डाटा स्टोर कैसे हो रहा है। और हाँ अब जब मैं ट्री की बात करता हूँ या स्टैक की बात करता हूँ, क्यू की बात करता हूँ, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट। लाइक स्टैक की अंदर अगर हम बात करते हैं तो कि हम फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा, तो इसके अंदर मैं ये बात नहीं करता कि डाटा स्टोर कैसे हो रहा है, इसके अंदर मैं ये बात करता हूँ कि डाटा यूटिलाइज कैसे हो रहा है। तो जब भी अगर मैं बात करता हूँ स्टोरेज रिलेटेड, मेन मेमोरी में वो स्टोर कैसे हो रहा है, सो दैट इज लाइक द फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर। ओके गॉट इट। ओके,
हाँ ठीक है, अब एक और चीज की बात कर लेते हैं, लाइक थोड़ा सा अगर कर ही रहे हैं तो एक चीज आती है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के बारे में सुना है किसी ने? आई थिंक इसके बारे में सुना होगा सबने। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, यस या नो तो कर दो। सार्थक यस कर रहा है, तेरे से नहीं पूछा सार्थक। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में वी डिफाइन आवर ओन डाटा टाइप, डिफाइन आवर ओन डाटा टाइप। ठीक है, अब मेरा डाटा डिफाइन ना दो तरह से होता है। पहली चीज होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन, एंड अनदर थिंग इज लाइक द ऑपरेशन। अब मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी खुद की एक नई लैंग्वेज बना रहा हूँ जिसके अंदर 5 कैरेक्टर्स आएंगे, ए बी सी डी और ई। तो ये 5 कैरेक्टर होंगे मेरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसके ऑपरेशन क्या होंगे? अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं ए लिखूंगा तो ये दिस विल बी इक्विवेलेंट टू बी। अगर मैं ए बी लिखूंगा तो ये इक्विवेलेंट होगा सी के। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ ए प्लस ए, तो ये बी बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, तो ये सी बन जाएगा। तो ये भी तो कुछ रूल्स होंगे ना जो मेरे को डिफाइन करने होंगे। सो दीज रूल्स दैट आई एम डिफाइनिंग, जो उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होंगे, कुछ रिप्रेजेंटेशन होंगी। तो रिप्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशन, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, सो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम एरे से लेके लास्ट तक जाके अपने हर एक टॉपिक में we will be using the abstract data type. It is also known as ADT in short form. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम एरे का अपना खुद का, जब हम एरे करेंगे तो हम खुद का एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाएंगे एरे का भी। वी विल नॉट बी यूजिंग द एरेज दैट आर द क्लासिकल एरेज। हम एरे का अपना खुद का डाटा टाइप बनाएंगे जब हम यूज करेंगे। हेलो एवरीवन, अभी तक कुछ डाउट है तो प्लीज टेक द डाउट्स। ठीक है, नहीं क्लियर? क्लियर? ओके, एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, उसको करके फिर थोड़ा आगे देखते हैं। अभी जैसे कि कल बात की थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो कल डिस्कस हो चुका है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका बस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, it is associated with the processor. It is associated with the RAM. And जो space complexity होता है, it is associated with the processor, जिसको अभी also known as CPU it is associated होता है। ठीक है, अब RAM के साथ इसको हम क्यों एसोसिएट करते हैं और हम प्रोसेसर के साथ इसको क्यों एसोसिएट करते हैं, उसको देखते हैं। अभी मान लो कि एक वो है, ये कोई एक रिले रेस है, यहाँ पे से 4 लोग, 4 टीम, जैसे रिले रेस का पता होगा, ये 2 लोगों की टीम है और 2 लोग, एक को कुछ यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है और दूसरे को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है। अब मान लेते हैं कि ये वाला पर्सन इस सेम डिस्टेंस को कवर कर देता है 5 सेकंड में, और ये वाला कर लेता है, इस सेम डिस्टेंस को कवर करता है ये 25 सेकंड में। तो अब अगर मेरे को देखता हूँ तो मेरे को इम्प्रूवमेंट करवानी है अगर इस वाली टीम की, तो मेरे को इस पर्सन की इम्प्रूवमेंट करवाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी एक बहुत कम टाइम में उसको कर रहा है। मेरे को जो इम्प्रूवमेंट करवानी है वो मेरे को इसकी करवानी है बिकॉज इसकी वजह से हम हार सकते हैं। ठीक है, तो
इसकी वजह से हम हार सकते हैं। तो जब हम रैम की बात करते हैं तो रैम के अंदर स्पेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। बट जब रैम के अंदर हम टाइम की बात करते हैं ना, तो वो जितना ज़्यादा टाइम लेता है ना रैम के अंदर, तो उतना ज़्यादा हमारा वो होता है, लाइक प्रोसेस डिले होता है। तो इसीलिए जब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द रैम। बट अब जब मेरे प्रोसेसर की बात आती है, तो प्रोसेसर बहुत जल्दी किसी ना किसी काम को कर देता है, तो प्रोसेसर के साथ हम टाइम को एसोसिएट नहीं करते। बट प्रोसेसर के अंदर एक लिमिटेड स्टोरेज होता है, एक वो ऐसा नहीं होता प्रोसेसर की कितना भी स्टोर कर लेगा। तो जब भी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, दैट विल बी एसोसिएटेड विद द प्रोसेसर। तो ये चीज समझ में आ गई ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके साथ एसोसिएटेड होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसके साथ एसोसिएटेड होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। और बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में लाइक वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे विद सार्थक। तो आज का टॉपिक लाइक यहीं पे पूरा करते हैं, एंड फ्रॉम मंडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द कोडिंग पार्ट, जहाँ पे हम रिकर्जन से स्टार्ट करेंगे। लाइक वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ रिकर्जन। देन आई थिंक बैक ट्रैकिंग, एरे, फिर उसके बाद अपनी डीएस से, ठीक है। पॉइंटर रिलेशन विद हीप एंड स्टैक मेमोरी अगेन। Himakshi, like what we will do, we will share today's recording, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा ऐसे ही डाटा स्ट्रक्चर और इन चीज़ों से रिलेटेड था। सो ये वाला टॉपिक एक बार रिवाइज जरूर कर लेना बिफोर कमिंग टू लाइक टुमारो सेशन। टुमारो नहीं, अब तो आई थिंक मंडे को ही होगा ना सेशन सार्थक? हाँ, मंडे को। एंड गाइस, इफ यू नो अबाउट गिटहब तो बेस्ट है, नहीं पता है तो आई विल टेल यू द बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, जो कोई भी कोड अपलोड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। Okay, so Sarthak, like what we can do, we can stop this recording and we can start the recording again, ताकि get वाली recording अगर किसी को या चाहिए तो। एक काम करो क्षितिज, इफ यू कैन शो अ सिंगल कोड जो कि हम अपलोड कर सके, हाउ टू अपलोड दैट, और वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल। या क्षितिज, व्हाट वी कैन डू, वी कैन शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ गिट एंड गिटहब, जिसके भी कोई भी डाउट होते हैं दे कैन आस्क टुमारो एज वेल, We can like share it, we can share both the recordings. हाँ, we can share the recording of we Git can and share the GitHub. recordings after that. If you have any doubts, किसी का भी कुछ भी डाउट होता है तो he or she can ask from me और क्षितिज, ठीक है। ग्रुप पे डाउट अपडेट कर देना एंड वी विल आंसर, है ना।